हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी के इस मंच पर। और आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो चलिए, आज हम लोग जो हमारा एक टॉपिक छूट रहा है GS4, जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है, आप सभी को पता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड थीम्स किसके लिए? CSM मेंस 2020 और UPPCS मेंस 2020 के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं GS4 के इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड थीम्स जो आपको मिल सकती हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए अब चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो देखिए, पहला है युद्ध नीति शास्त्र, यानी कि एथिक्स ऑफ वार। एथिक्स ऑफ वार को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि आखिर एथिक्स ऑफ वार क्या होता है और क्या होना चाहिए, इसमें कौन कौन से इशू निहित हैं, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा पढ़िए। दूसरा, युवा राजनीति से दूर। आखिर इसके कारण क्या हैं कि आखिर युवा राजनीति से दूर जा क्यों रहा है, आखिर इसके प्रभाव क्या क्या हैं, और युवा को राजनीति में लाने के लिए आखिर क्या समाधान किए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा तैयार कर लीजिए। और इसमें एक आप इशू भी देखिए कि इशू यानी कि प्रभाव के कंटेक्स्ट में किस इशू से क्या प्रभाव पड़ रहा है। देन इसके बाद आप लोग CSR का महत्व, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और भारत। आखिर CSR में क्या क्या इशू होते हैं, इसने किस तरीके से भारत को सशक्त बनाया है, या किस तरीके से किन किन सेक्टर्स को मजबूत बना रहा है, और इसमें क्या क्या कमियां हैं, गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, इसको थोड़ा सा देखिए। ये हालांकि GS2 में भी आपसे पूछा जा सकता है, 3 के सेक्शन में थोड़ा सा आपसे कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आप इसको तैयार करिए। देन स्पोर्ट एथिक्स और मेडिकल एथिक्स। स्पोर्ट एथिक्स यानी कि खेल किस तरीके से होना चाहिए, आपसे कोई केस स्टडी पूछी जा सकती है इसके ऊपर। जैसे केस स्टडी में अगर मैं, या फिर केस स्टडी नहीं पूछी जाएगी तो फिर आपसे स्पोर्ट एथिक्स के मतलब कुछ एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करने को कह दिया जाएगा कि आखिर स्पोर्ट एथिक्स किस तरीके से हनन हो रहा है, या छीड़ हो रही है, कमज़ोर हो रही है। जैसे मैच फिक्सिंग, डोप, ये एग्जाम्पल स्पोर्ट एथिक्स के ही हैं। एथिक्स ख़त्म हो रही है खेलों से। या फिर जो खेलों में अगर आप लोगों ने देखा होगा, खिलाड़ी किस तरीके से जो आपका जो ऐड हैं, कौन से ऐड वो हम लोगों ने बोल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा MPL, ये इस तरीके के जो ऐड देते हैं वो स्पोर्ट एथिक्स से लिंक हैं या नहीं है, तो इस तरीके से आप देखिए। मेडिकल एथिक्स को आप लोग देखिए, कुछ आप एग्जाम्पल इसके तैयार कर लीजिए, मेडिकल एथिक्स के इशू तैयार कर लीजिए। तो ये आप तैयार करके रखिए। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से कोविड-19 जो था, कोविड-19 में जो एक डोलो टैबलेट थी, उस पर ये आरोप लगे हैं कि उसने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को बहुत बड़े स्तर पर पैसा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। तो ये किस तरीके से खिलाफ है, इसमें क्या क्या इशू हैं, आप इसको थोड़ा तैयार करिए। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी के 7 सिन 7 पाप, आप इसको देखिए। 7 पापों के आप एग्जाम्पल अपने खुद के ऑन एग्जाम्पल जो आपको अच्छे लगे उन्हें रट लीजिए अच्छे से, कोई ना कोई आपसे पूछा जा सकता है। देन पंथ निरपेक्षता का मॉडल, भारत USA। तो पंथ निरपेक्षता में भारत और USA के मॉडल में क्या डिफरेंस है। USA की जगह अगर आप वेस्टर्न मॉडल देख लें थोड़ा सा, तो आप इसको थोड़ा तैयार कर लीजिए, इनका अंतर क्या है और किस तरीके से भारत को मजबूती मिली है और किस तरीके से भारत में कमियां हैं इस पंथ निरपेक्षता के मॉडल में, अगर हैं तो आप लोग देखिए थोड़ा। फिर नेक्स्ट भी इसी से लिंक है, धर्मनिरपेक्षता से भारत को कितना फ़ायदा और चुनौतियाँ, यानी कि भारत को किस तरीके से उसने मजबूत बनाया है, भारत की मजबूती में पंथ निरपेक्षता का क्या योगदान रहा है, या फिर भारत को कमज़ोर किया है। तो आप लोग इसको थोड़ा तैयार कीजिए। और कौन कौन से इश्यूज़ हैं धर्मनिरपेक्षता में, आप आपके फंडामेंटल राइट्स को देखिए 25 से 28, माइनॉरिटी के इश्यूज़ के साथ इसको थोड़ा तैयार करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं आपसे पूछा ज़रूर जाएगा, चाहे वो GS2 में पूछ लिया जाए या 4 में पूछ लिया जाए। देन शरणार्थी कानून की ज़रूरत। आखिर आप सभी को पता है कि जो कन्वेंशन है, रिफ्यूज़ी कन्वेंशन का भारत सिग्नेटरी नहीं है। तो ऐसे में लेकिन भारत शरणार्थी समस्या से जूझ रहा है, भारत के समक्ष ये गंभीर चुनौती है। तो ऐसे में कानून की ज़रूरत है। तो कैसे कानून की ज़रूरत है, उस कानून को कैसा होना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें।
शरणार्थी पे आपसे कोई इसके साथ साथ कोई केस स्टडी भी पूछी जा सकती है कि कोई शरणार्थी है, अब शरणार्थी मतलब आपसे शरण मांग रहे हैं, तो ये केस स्टडी के एंगल से या शरणार्थियों के डायमेंशंस यानी कि इश्यूज़ उसके एंगल से, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए या राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया जाए या फिर फंडामेंटल राइट्स देखे जाएं या ह्यूमन राइट्स देखे जाएं माइनॉरिटी के, शरणार्थियों के। तो आप इस एंगल से इसमें कौन कौन से इशू लेते हैं आप इसको थोड़ा तैयार कीजिए। देन कुछ हम लोग केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ केस स्टडी किस डायरेक्शन में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो बहुत संक्षेप में हम लोग केस स्टडी देखेंगे। तो चलिए देखिए, केस स्टडी में सबसे पहली केस स्टडी कि कोई लड़की विदेश में स्टडी करती है जबकि वह सरपंच है, यानी कि एब्सेंटी सरपंच। तो एब्सेंटी सरपंच या चुने हुए नेता क्षेत्र छोड़कर विदेश जा रहे हैं, तो ऐसे करके आपसे एक बड़ी सी केस स्टडी बना के दे दी जाएगी कि कोई लड़की अभी या कोई भी व्यक्ति अभी सरपंच के तौर पर या विधायक के तौर पर या MP के तौर पर नियुक्त हुआ है और वो अपनी स्टडी के लिए विदेश चला गया है। तो इसमें कौन कौन से इशू निहित हैं, क्या इसके समाधान हो सकते हैं, तो आप इसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर वाइज अप्रोच के साथ आप इसको थोड़ा सा सोचें। देन इसके बाद एक नेक्स्ट केस स्टडी में अगर हम लोग बात करें तो जैसे अंधविश्वास ज्योतिष ठगी के चक्कर में लगभग 35 लाख रुपए खर्च हो गए। शादी, अब कैसा अंधविश्वास, ये केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है कि कोई मतलब पढ़े लिखे लोग आजकल अंधविश्वास या ज्योतिषों के चक्कर में आकर के अपना धन संपदा खर्च कर रहे हैं, चाहे वो अंधविश्वास शादी का हो, चाहे लड़का पैदा करने का हो, या पैसे या शोहरत के लिए हो। तो इस पूरी की पूरी केस स्टडी में आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर इशू क्या क्या है, और आप एक IAS अधिकारी हैं जिले के, तो आप क्या समाधान करेंगे, आपके स्तर से क्या क्या समाधान होगा। तो ये पूरे इशू आप स्टेक होल्डर वाइज इसमें आप देखने का प्रयास करिए, क्योंकि आप स्टेक होल्डर वाइज अप्रोच लगाएंगे तभी आपको ये केस स्टडी समझ में आएंगी। जो लोग मेंस दे रहे हैं या जो नेक्स्ट ईयर देंगे वो लोग इन सारी चीज़ों से अवगत होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए बात करते हैं एक केस स्टडी कि आप SP हैं, रात को गश्त कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी के नेता कि जो कार्यकर्ता हैं वो रात को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। जब आपने उनसे मना किया तो वो लोग आपसे लड़ाई पर उतारू हो गए हैं और आप पर आरोप है कि आपने चांटा मारा है। तो उन्होंने अपने नेता से शिकायत की और नेता ने गृह मंत्रालय से शिकायत करके आपका बटालियन के लिए आपको ट्रांसफ़र करवा दिया है। तो ऐसी पूरी की पूरी केस स्टडी में यानी कि ये समझ में आ रहा है कि ये केस स्टडी कोविड से रिलेटेड है कि किस तरीके से हमारी पुलिस ने कितनी समस्याएं झेली थी। तो ऐसी पूरी केस स्टडी में आखिर क्या क्या इशू निहित हैं और पुलिस सिस्टम पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप SSP हैं या SP हैं या पुलिस के कोई अधिकारी हैं तो आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरीके से डील करेंगे, आपके स्टेप्स क्या होंगे, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे। तो आप इसको इस तरीके से थोड़ा तैयार कर लीजिए। देन इसके बाद एक केस स्टडी है कि वैक्सीन या गवर्नमेंट योजना के लिए विभाग द्वारा धमकी दी जा रही है, राशन नहीं मिलेगा, बिजली काटी जाएगी, दुकान तोड़ दी जाएगी। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा ये केस स्टडी जो हम लोगों ने तैयार की हैं वो आपके लेटेस्ट न्यूज़पेपर से तैयार की हुई हैं, जो विगत समय में हमने अखबारों में पढ़ी हैं। उनमें आपने देखा किस तरीके से वैक्सीन के लिए, कुल मिला के आपसे इस तरीके से ना पूछ करके कि वैक्सीन के लिए ये सारी काम किए जा रहे हैं, ये कि सरकारी कोई योजना है उसके उचित क्रियान्वयन के लिए विभाग की धमकी है। तो इस पूरी की पूरी केस स्टडी में वही सेम अप्रोच, क्या क्या इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ के अलावा आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं, विकल्पों का परीक्षण कीजिए, क्योंकि आप इसमें DM और SDM के तौर पर इस पूरी केस स्टडी को आपको सॉर्ट आउट करना है या कोई विभाग के इंचार्ज के तौर पर सॉर्ट आउट करना है। हालांकि उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि DM है SDM है, वो आपको डिपेंड करता है केस स्टडी के अकॉर्डिंग क्या बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने DM SDM को इस एक फाइनल अथॉरिटी के तौर पर इसमें रखा है। तो फिर आपके सॉल्यूशंस क्या होंगे कि आपका क्या ऑप्शन होगा और पॉसिबल विकल्प्स, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा तैयार कर लिए। देन नेक्स्ट केस स्टडी अगर हम लोग बात करते हैं तो आपने ड्रग्स का जखीरा पकड़ा है। आप मान लिया कि आप SP हैं या आप SI हैं, SI तो खैर नहीं होंगे लेकिन आप SP ही मान के चलिए कि आप SP हैं और आपने ड्रग्स का जखीरा पकड़ा है। रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं उनका एक फ़ोन आया आपके पास और बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हैं, आपको ऐसा जानकारी मिली है, आप पर रूलिंग पार्टी के कुछ नेताओं का दबाव है उन्हें छुड़ाने के लिए, तो आप ऐसे में क्या करेंगे। तो ये पूरा का पूरा इसमें आपको फिर वही काम
कि इस पूरी केस स्टडी में कौन कौन से इश्यूज़ हैं। फिर दूसरा अगर आप लोग जो तैयार करेंगे, इन इश्यूज़ के अलावा आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या हैं, और फाइनल अथॉरिटी में आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आप किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो वही आप इसको थोड़ा तैयार कीजिए। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें, एक दलित की मंदिर में एंट्री पर रोक से रिलेटेड केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है, या फिर गांव में लड़ाई हो गई है। लड़ाई किस सेंस में कि आप एक बारात है, बारात को गांव में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से दलितों की बारात या जो हमारे निचले समुदाय हैं उनकी बारातों को चढ़ने नहीं दिया जाता है। तो आप इस पूरी केस स्टडी को आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इसमें मतलब कहीं ना कहीं एक जो छुआछूत है या जो दलित वाला इशू है वो इन्वॉल्व है। यही एक केस स्टडी हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर डिस्कस की थी, मिड डे मील, और मिड डे मील में एक दलित रसोइया। तो इस पूरी केस स्टडी में ये सारी की सारी जो केस स्टडी है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड है। देखिए ये नेक्स्ट जो हम लोग देखिए ये आ गई दलित रसोइया और मिड डे मील वाली केस स्टडी, तो ये पूरा दलित से रिलेटेड है। तो इसमें इन तीनों केस स्टडीज़ में आपके शब्द बदलेंगे, आपकी जो भावना होगी, इश्यूज़ होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, वो लगभग सेम ही होंगे, सिर्फ शब्दों का हेरफेर होगा। तो इस केस स्टडी को आप किस तरीके से, सबसे पहले आप उसमें इश्यूज़ देखेंगे, वही दूसरा आप उसमें पॉसिबल ऑप्शंस तलाशेंगे कि आखिर हमारे पास क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है, और इश्यूज़ भी आपको किस तरीके से देखने हैं, वही स्टेक होल्डर वाइज, और फिर आप इसके फाइनल सॉल्यूशन की तरफ किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा तैयार कीजिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, एक ईवीएम पकड़ी गई है, कार्यकर्ता नाराज़ हो रहे हैं, चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, और आप जिलाधिकारी हैं। तो ऐसी पूरी केस स्टडी को, ये केस स्टडी आप लोगों ने देखा होगा जब यूपी में इलेक्शन हुए थे, तो यूपी इलेक्शन के समय की ये केस स्टडी है, क्योंकि एक गाड़ी में कई सारी ईवीएम रखी हुई थी, और वो ईवीएम को मतलब कुछ कार्यकर्ताओं ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने मतलब उस गाड़ी को देखा, तो उस पर कार्यकर्ता नाराज़ हुए और चुनाव निष्पक्षता पर सवाल उठाया। तो इस पूरी की पूरी केस स्टडी में आप लोगों को पता है कि चुनाव निष्पक्षता पर सवाल उठना बहुत गंभीर मुद्दा है। तो ऐसे में आप जिलाधिकारी हैं, तो इस पूरी केस स्टडी में क्या क्या इश्यूज़ हैं, फिर इसमें क्या इश्यूज़ हैं, और फिर इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो वही पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं, और आप क्या करेंगे, आपके सॉल्यूशन क्या होंगे। थोड़ी ये केस स्टडी और बड़ी की जा सकती है कि ये कार्यकर्ता, जो नाराज़ कार्यकर्ता हैं, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध के साथ साथ अब ये हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हो गए, आप लोग समझ सकते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इस तरीके से केस स्टडी को बड़ा किया जा सकता है, लेकिन हमने बहुत संक्षेप में केस स्टडी को आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट जो हमारा प्रयास है वो आपको केस स्टडी की डायरेक्शन देना है, और केस स्टडी का कोर बता करके आपको एक दिशा दे करके आपको तैयार करना है कि किस तरीके से आपसे केस स्टडी पूछी जा सकती हैं। देन देखिए ये जो नेक्स्ट केस स्टडी है मूवी बैन या किताब बैन को लेकर के है। जैसे आप लोग देखें कश्मीर फाइल्स के अलावा पद्मावत जो मूवी है, इनसे मूल भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो ये कुल मिला के जो केस स्टडी है वो अगर आप लोग देखेंगे तो मूवी बैन या फिर किताब बैन, इस तरीके से आपको पता, आप जिलाधिकारी हैं, आपके शहर में मतलब मूवी बैन या किसी किताब बैन को लेकर के तोड़फोड़ हो रही है, थिएटर्स में तोड़फोड़ चल रही है। तो इस पूरी केस स्टडी में आपको वही मुद्दे और समाधान आपको देखने हैं कि किस तरीके से आप इस पूरी केस स्टडी में मुद्दे हैं, क्या समाधान है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पूर्ण शराबबंदी को लेकर के केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है कि कोई एक नेता है और वो शराब की दुकान पर तोड़फोड़ कर रहा है, तालाबंदी कर रहा है, महिलाओं के साथ आया है आपके किसी शराब जिले की किसी की शराब की दुकान पर, वो महिलाओं के साथ धरना प्रदर्शन कर रहा है, तालाबंदी कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, तो वो पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रहा है। तो इस पूर्ण शराबबंदी को आप लोग किस तरीके से तैयार करेंगे, पूर्ण शराबबंदी को आप तैयार करेंगे कि क्या ये पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें एक डायरेक्शन, दूसरा इसमें कौन कौन से इशू निहित हैं, क्योंकि इश्यूज़ को आप लोग वही स्टेक होल्डर वाइज अप्रोच सबसे सरल अप्रोच है, सबसे सटीक अप्रोच है, जो आपको कभी भी केस स्टडी के मार्ग से नहीं भटकने देती है। तो आप इसको स्टेक होल्डर वाइज अप्रोच के साथ इश्यूज़ तैयार कीजिए, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होंगे और आप लोग किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। आप डीएम हैं, एसएसपी हैं, या आपको बताया जा सकता है कि आप आबकारी अधिकारी हैं, तो आप इसको थोड़ा देखिए। नेक्स्ट
एक केस स्टडी है महिलाओं के यौन शोषण पर आधारित, यानी कि इसका जो कोर है महिला यौन शोषण है। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि देखिए एक कपड़ा कंपनी है और उस कपड़ा कंपनी का एक मार्केट मैनेजर है जो काफ़ी अच्छा है, अपने काम करने में उसकी दक्षता बहुत अच्छी है, उसने कंपनी को लाभ पहुंचाने में काफ़ी सहयोग किया है, किंतु उस पर एक महिला यौन शोषण के आरोप लगे हैं। महिला ने जब एफआईआर दर्ज कराई है तो महिला की एफआईआर को वापसी का दबाव उस पर बनाया जा रहा है। लेकिन आपके पास जब शिकायत आती है, क्योंकि आप कंपनी के मैनेजर हैं, तो आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरीके से डील करेंगे। अब ये जो केस स्टडी है हमने एक कंपनी की बनाई है। अब ये केस स्टडी आपसे इसी तरीके से शब्दों का हेरफेर करके किसी विभाग की बनाई जा सकती है, किसी स्कूल की बनाई जा सकती है कि आप प्रिंसिपल हैं और किसी लेडी टीचर का यौन शोषण हो रहा है, फिर आप क्या करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कीजिए कि इस पूरी केस स्टडी में क्या इश्यूज हैं, क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं और क्या आप लोग करेंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट केस स्टडी अगर हम लोग बात करते हैं तो यूक्रेन से मेडिकल स्टूडेंट की वापसी, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि इसका जो कोर तो जो रहेगा वो रहेगा आपात में इवैक्यूएशन। कहाँ से? विदेशों से। इवैक्यूएशन तो विदेशों से ही होगा। ये इस पर कोई भी केस स्टडी आ सकती है और इसका जो एग्जाम्पल है हमारे सामने लेटेस्ट वो है यूक्रेन के से मेडिकल स्टूडेंट की वापसी। तो इस पूरे केस स्टडी को आप लोग किस तरीके से तैयार करेंगे कि आखिर आप लोगों ने देखा कि मेडिकल स्टूडेंट को लाने में आखिर देरी क्यों हुई, देरी के कारण क्या थे। अगर आप लोग कारण तैयार कर लेंगे तो आपको सारे मुद्दे लगभग समझ में आ जाएंगे। फिर इस पूरी केस स्टडी में क्या मुद्दे रहे और फिर इसके बाद आगे हमें इस तरह की समस्या ना हो। आप लोगों ने देखा हमारे बच्चों को कितना किलोमीटर चलना पड़ा पैदल पैदल, और फिर इन सारी चीज़ों के किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों के से टकराव से बच सकते हैं। तो ये आप समाधान के तौर पर आप लोग काम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो केस स्टडी है वो आपका अस्पतालों में प्रायोरिटी वैक्सीन को लेकर के है, यानी कि भाई भतीजावाद के आरोप। तो ये केस स्टडी जो आप लोगों ने देखा किस तरीके से जब कोविड की वैक्सीन लग रही थी तो कोविड की वैक्सीन में अपने अपने लोगों को हॉस्पिटल्स में भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे थे, क्योंकि अपने अपने लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी, बैकडोर से वैक्सीन दी जा रही थी। तो ये जो केस स्टडी है वो भाई भतीजावाद पर आरोप है, इसका जो कोर है। तो आप इसको तैयार करेंगे तो आप भाई भतीजावाद की अन्य आरोपों की केस स्टडी को स्वतः ही तैयार कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है वो आपसे पूछा जाए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है और कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप पर भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे हैं। तो इस पूरी केस स्टडी में क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या आपको रिक्यूज़ल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। फिर अगर हॉस्पिटल में प्रायोरिटी वैक्सीन है तो इश्यूज़, सॉल्यूशंस, और आप डीएम है तो किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। तो आप इसको थोड़ा तैयार कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद जो केस स्टडी है वो आपका कोविड-19 में आप जिलाधिकारी हैं तो कैसे प्रबंधन करेंगे या फिर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये थोड़ा पुरानी केस स्टडी है लेकिन इससे काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। कोविड-19 इन द सेंस एक तरीके से आपात, इमरजेंसी, आपात का प्रबंधन किस तरीके से जिलाधिकारी करता है और उसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से उसे आगे के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये केस स्टडी इस तरीके से आपको थोड़ा तैयार कर लेनी है। देन इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो एक जो हमारी केस स्टडी है वो है कोविड-19 में गाँव में डॉक्टर और संसाधनों का अभाव था। आप लोगों ने देखा था किस तरीके से जो पीएससी और सीएससी थे उनकी हालत कितनी ख़राब थी, और उसके ऊपर से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो ऐसे में किस तरीके से गांव में डॉक्टरों का या संसाधनों का अभाव किसी जिलाधिकारी के द्वारा पूरा किया जा सकता है, तो उसमें कौन कौन से इश्यूज़ हैं और उनको कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे। तो आप इसको थोड़ा तैयार कर लीजिए। देन देखिए ये रहा जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं, यूक्रेन में जो फंसे हुए छात्र थे उनका एवैक्यूएशन प्रोग्राम में आखिर देरी क्यों हुई, आप सचिव हैं, देरी क्यों, समाधान वही जो हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो आप इसको उसी पूर्व एंगल से आप इसको थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। देन इसके बाद नेक्स्ट सरकारी कार्य में भ्रष्टाचार, किस तरीके का भ्रष्टाचार, आपसे सड़क का, पुल का, डैम का, मरघट का ये पूछा जा सकता है कि आप क्या कहते हैं इंजीनियर हैं, जेई हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, लेकिन जब आप किसी सड़क का मुआयना करने जाते हैं तो वो सड़क उचित मानकों पे नहीं है, या पुल का मुआयना करने जाते हैं तो पुल सही तरीके से नहीं बन रहा है, या डैम का मुआयना करने जाते हैं तो वो सही नहीं बन रहा है, या मरघट का मुआयना करने जाते हैं वो सही नहीं बन रहा है, और आपसे सीनियरों का आप पर दबाव है कि आप उस पर ओके रिपोर्ट लगाइए क्योंकि उसका उद्घाटन होना है। इस तरीके से आपसे विभिन्न तरीके से सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार की केस स्टडी पूछी जा सकती है। तो आप उसमें कौन कौन से इश्यूज़ हैं, आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस कौन कौन से हैं और आप क्या सॉल्यूशन लेंगे, तो इस डायरेक्शन से आप इसको तैयार कीजिए। देन नेक्स्ट केस स्टडी ऑनलाइन गेमिंग के प्रभाव, ये वैसे सोशल इशू का टॉपिक है
ऑनलाइन गेमिंग के क्या पॉजिटिव प्रभाव हैं, क्या नेगेटिव प्रभाव हैं, लेकिन उस बच्चे ने अपनी माँ को गेम खेलने से रोकने पर अपनी माँ को मार डाला। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम लेवल की सिचुएशन है। तो आप इसमें सोशल इशू से पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव को ही आप लोग देख लीजिए। ये थोड़ा सोशल इशू का ज़्यादा टॉपिक है, क्योंकि ये छूट गया था तो इसलिए हमने इसको बीच में यहाँ डाल दिया हमारी टीम ने। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं बुलडोजर जस्टिस और एनकाउंटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी के एंगल से आप इसको थोड़ा तैयार कीजिए कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से बुलडोजर जस्टिस चल रहा है, एनकाउंटर में कौन कौन से इश्यूज़ हैं, तो ये इसमें पूरे सिचुएशन में क्या इश्यूज़ हैं, इसके पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर आपको कोई अगर ऐसा पॉसिबल ऑप्शंस मिलता है तो आप क्या करेंगे और आपके समाधान क्या होंगे। क्योंकि बुलडोजर जस्टिस से आपसे पूछा जा सकता है कि कोई अपराधी है, माफिया है, या तो आप उसको मतलब उसका घर तहस नहस करने के लिए बुलडोजर जस्टिस का प्रयोग करेंगे, या फिर एनकाउंटर का आपको जस्टिफाई करने के लिए आ जाए, या आप उसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट दें। तो आपको थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट, डैम या सरकारी निर्माण में भ्रष्टाचार। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डैम और सरकारी निर्माण में भ्रष्टाचार किस तरीके से हो रहा है, आप लोग देखिए। देन नेक्स्ट केस स्टडी, सरकारी स्कूलों का मर्जर। अगर सरकारी स्कूलों के मर्जर की बात करें तो किस तरीके से, क्योंकि आज आपने देखा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे तो 4 से 5 बच्चे हैं एक सरकारी स्कूल में, और उनको लगभग 3 से 4 टीचर पढ़ा रहे हैं। हर गांव में लगभग प्राइमरी स्कूल है। तो ऐसे में एक अभी रिपोर्ट निकल के आई थी कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि आसपास के इन गाँवों के सरकारी स्कूल, जैसे 6 सरकारी स्कूल हैं, इनका मर्जर आसपास के किसी एक सरकारी स्कूल में पूरा मर्जर कर दिया जाए, वहाँ पूरा स्टाफ हो और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आएँ। तो इस पूरी सिचुएशन में क्या इश्यूज़ हैं, क्या इसको करना चाहिए, पॉजिटिव क्या है, क्या नेगेटिव क्या है। आप शिक्षा सचिव हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, तो आप इस पर क्या सुझाव देंगे, आपके क्या ऑप्शन होंगे, अगर आप करेंगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने कोर्स ऑफ आर्गूमेंट को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, आप इसको तैयार कीजिए। देन नेक्स्ट जो केस स्टडी है, भारत में बढ़ती मॉब लिंचिंग और उदयपुर की घटना। क्यों किस तरीके से मॉब लिंचिंग बढ़ रही है और उदयपुर की घटना का लिंकेज आपको थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा कि किस तरीके से बच्चा चोरी हो, या फिर आपका कोई कहते हैं हिंदू मुस्लिम वाली कंटेक्स्ट में, या फिर ब्लास्फेमी हो। मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है, डाटा है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में और उदयपुर घटना के कंटेक्स्ट में, क्योंकि उदयपुर की घटना ने किस तरीके से, ये मॉब लिंचिंग नहीं है उदयपुर की घटना, लेकिन मॉब लिंचिंग और उदयपुर की घटना को आपको थोड़ा सा अलग अलग एंगल से तैयार करना है कि किस तरीके से। देखिए ये तो रहा हमारा धार्मिक कट्टरता। जो उदयपुर की घटना है वो धार्मिक कट्टरता से संबंधित है, और बढ़ती मॉब लिंचिंग एक अलग टॉपिक है। तो आप इसको, ये हमने कराया हुआ है बाकायदा, बहुत अच्छे से संक्षेप में कराया है। अगर निबंध आ जाता है तो आप निबंध लिख सकते हैं, ऐसे में जीएस के किसी सेक्शन में पूछ लिया है तो आप उसको टैकल कर सकते हैं, एथिक्स में पूछ लिया है तो आप उसको लिख सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो मॉब लिंचिंग किस तरीके से आपको तैयार करना है, इसके इश्यूज़ तैयार कर लेने हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रावधान है, और सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो नकली शराब और केस स्टडी। ये पूरा का पूरा वही, नकली शराब किस तरीके से है कि 4 से 5 लोगों की मौत हो गई है, या फिर आप एक ज़िले के एसपी हैं और उस ज़िले में नकली, आपको सूचना मिलती है कि नकली शराब से लगभग 20 से 25 लोगों की मौत हो गई है। जब आप जानकारी करते हैं तो उसमें कुछ बड़े माफिया और कुछ नेताओं का साठगांठ सामने आती है। तो इस पूरी केस स्टडी में आप पर दबाव है कि आप इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। तो आपके पास इस पूरी केस स्टडी में क्या इश्यूज़ हैं, क्या ऑप्शन है, और क्या आपके सॉल्यूशन होंगे, वही डायरेक्शन। नेक्स्ट, अग्निवीर प्रोटेस्ट। तो अग्निवीर प्रोटेस्ट तो एक कंटेक्स्ट है, इसके डायमेंशंस में ये केस स्टडी आपसे इस तरीके से फ्रेम की जा सकती है कि आप एक ज़िले के डीएम हैं और सरकार ने कोई योजना लागू की है, कोई सरकारी योजना लागू हुई है। इस सरकारी योजना के लागू करने में जो विरोध है वो विरोध किया जा रहा है स्थानीय समुदाय द्वारा। उसके स्थानीय समुदाय द्वारा जो विरोध हो रहा है उसमें तोड़ फोड़ हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, कुल मिला के बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। इस लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को आप डीएम के तौर पर या एसएसपी के तौर पर किस तरीके से डील करेंगे। तो ये पूरी केस स्टडी इस कंटेक्स्ट में आपसे पूछी जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो आप लोग हमें बताइए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। और चलिए अब हम लोग मिलते हैं यूपीएससी सीएसएम जो मेंस है 2020, इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे आखिर, फिर तब हम देखेंगे कि हमने कितना पढ़ाया
और हमने जो आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश की, उस डायरेक्शन से क्या कुछ वाकई में कुछ फ़ायदा हुआ या फिर नहीं हुआ। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।